हेलो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन में आपने प्रोटोजोआ से इकोनोडर्मेटा के सामान्य कैरेक्टर्स, द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द क्लासिफिकेशन अप टू क्लासेज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर प्रीवियस वीडियो। आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स एंड द लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। Then what is the mean of the obelia? Obelia is commonly called as the sea fur. इसे समुद्री फर कहते हैं। ये जो ओबेलिया होता है, जैसा कि आप अभी पिक्चर में देख पाएंगे, ये ओबेलिया सिलेंट्रेटा में रखा जाता है। हम कहेंगे सिलेंट्रेटा में रखा गया है। सिलेंट्रेटा में रखा गया है। शब्दों को साथ साथ में समझते हुए चलना है आपको। यहां पर ये जो वर्ड बना हुआ है COEL, सील, सील का अर्थ होता है कैविटी। सील का अर्थ होता है कैविटी होता है। और ये सेकंड वर्ड बना हुआ है एंटरॉन, और एंटरॉन का अर्थ होता है इंटेस्टाइन, या हम इसको गट बोल सकते हैं। इसको हम इंटेस्टाइन भी कह सकते हैं या गट बोलते हैं। आप जानते हैं एम्ब्रियो की जो कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल, उसको हम गट बोलते हैं। आपने ये भी वर्ड सुना हुआ है, फोर गट, मिड गट और हिंड गट कहते हैं। सिंपली हम कहें, इनके शरीर में एक ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक सिलोम है, एक कैविटी है जो कि इंटेस्टाइन का काम करती है, इसलिए इसे रखा गया है, सिलेंट्रेटा में रखा गया है। नेक्स्ट, सिलेंट्रेटा में बात करें इसे कहाँ रखा गया है, तो हम कहेंगे हाइड्रोजोआ में रखा गया है। क्लास है इसकी हाइड्रोजोआ। ऑर्डर की बात करते हैं तो इसका जो ऑर्डर है उसका नाम है लेप्टोथिकेटा ऑर्डर में इसको रखा गया है। और इसका जीनस की बात करें तो जीनस क्या है, ओबेलिया। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे कि इसका सिलेंट्रॉन क्या है, सिलेंट्रेटा क्या है, फाइलम है, ये इसका क्लास है, ये इसका ऑर्डर है, और ये आ गया जीनस। ये जो मैंने क्लासिफिकेशन की पोजीशन बताई है, जब आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देते हैं तो स्पॉटिंग में आपको दिए गए स्पॉट के सबसे पहले आपको फाइलम, क्लास, ऑर्डर और जीनस के बारे में लिखना होता है। फिर उसका एक आप लेबल्ड डायग्राम बनाते हैं और फिर उसके बारे में कमेंट्स लिखते हैं। तो ये थ्योरी की क्लास के साथ साथ आपके क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल की स्पॉटिंग की क्लासेस भी हो रही है, साथ साथ समझते जाइएगा। चलिए फिर हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका कॉमन नेम क्या है। इसको हम कॉमन नेम के रूप में हम कहते हैं सीफर बोलते हैं। तो हमने कहा ये एनिमल तो कौन सा है, ओबेलिया इसका नाम है, और इसका कॉमन नेम कैसा है, इसे कहते हैं सी फर बोलते हैं, जिसको आप अभी इसकी इमेज में देख पाएंगे कि यह फर के समान कैसे दिखाई देता है। अब जब किसी एनिमल के बारे में जब हम समझते हैं तो सबसे पहले हमें उसका देखना है उसकी हैबिट कैसी और उसका हैबिटाट कैसा होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हैबिट और हैबिटाट के बारे में। हैबिट क्या है, हैबिट एक उसकी प्रवृत्ति है, और हैबिटाट क्या होता है, हैबिटाट का अर्थ होता है आवास होता है। ये कौन से आवास में रहता है, ये समुद्री जल में रहता है, यानी कि मराइन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं हर पॉइंट को यहाँ पर साथ साथ में लिखता जाऊंगा, और वो सभी पॉइंट्स आपके प्रैक्टिकल में स्पॉटिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनेशन में, थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन में तो इंपॉर्टेंट है ही। ये एनिमल है, ये कहाँ रहता है, हमने कहा ये मैराइन होता है। देखिए साथ साथ में जब आप मेरे से पढ़ते हैं तो नोट्स बनाने का तरीका भी साथ में समझते हुए चलें। हम क्या करते हैं, नॉर्मली जब कभी भी नोट्स बनाते हैं तो बहुत लंबा लंबा डिटेल में आंसर लिखते हैं। वो इतने लंबे आंसर हो जाते हैं कि आपकी नोटबुक हो जाती है बड़ी, फिर एग्जामिनेशन के दौरान आप उसको रिवाइज नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आपको नोट्स बनाने का तरीका भी साथ साथ बताता हूं कि कैसे आप शॉर्ट में नोट करेंगे और एग्जामिनेशन में उसको कैसे लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे इसको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, जब कभी भी आप घर पे भी नोट्स बनाते हैं कि दीज एनिमल्स आर द मैराइन एंड द कॉलोनियल, इतना लंबा नहीं लिखना, शॉर्ट में लिखो कि एनिमल कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं और कॉलोनियल होते हैं। मैराइन और कॉलोनियल समुद्री जल में रहते हैं, और कहाँ रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनी बना करके रहते हैं। अब मराइन वाटर में रहते हैं तो अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कितनी डेप्थ तक रहते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे कितनी डेप्थ में रहते हैं, लगभग 200 मीटर की डेप्थ तक ये रहते हैं। इतना पानी की गहराई के अंदर रहते हैं, इससे ज्यादा नहीं रहते हैं। अब ये बात आती है कि 2 मीटर तक रहते हैं, अब क्या अंदर मूव कर रहे हैं या एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, स्टेगनेंट रहते हैं, तो हम ये कहेंगे ये एनिमल कैसे होते हैं, सेसाइल होते हैं। सेसाइल होते हैं, पानी की सतह के नीचे जो रॉक्स होती है उससे जुड़े हुए रहते हैं। कैसे, देखिए
यहाँ पर मान लेते हैं कि मैंने ये बना दिया, एक जल की वाटर की सरफेस है, ये पानी की लहर है, सरफेस है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई रॉक का पीस पड़ा हुआ है, समुद्र की डेप्थ के अंदर है, रॉक पड़ा हुआ है, तो ये क्या रहेंगे, यहाँ पर इस तरीके से रहेंगे, पानी की गहराई में रहेंगे और रॉक्स के साथ में अटैच्ड रहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ किसके साथ अटैच्ड रहते हैं, तो हम कहेंगे अटैच्ड विद सबमर्ज्ड रॉक, अटैच्ड विद सबमर्ज्ड रॉक्स। सबमर्ज्ड में जो पानी में रॉक्स जो डूबी हुई रहती है उसके ऊपर ये प्लांट की तरह अटैच्ड रहते हैं। इस तरीके से इसके रहने का तरीका होता है, हैबिटाट ऐसा होता है। अब बात आती है इसके खाने की क्या प्रवृत्ति है, फीडिंग कैसे करते हैं। फीडिंग की जब बात करो तो हमेशा इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, यहां लिख देता हूं मैं, फीडिंग। ये जो फीडिंग करते हैं ये कार्निवोरस होते हैं और ये अपना भोजन बेसिकली किससे प्राप्त करते हैं, प्लैंकटन से करते हैं। और हम कहेंगे स्मॉल जो क्रस्टेशियंस होते हैं उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। समझ गए बात को। तो हमने कहा ये एनिमल्स कैसे होते हैं, ये ओबिलिया एनिमल कैसा होता है, हमने कहा मराइन होता है, समुद्र में रहते हैं, और ये कॉलोनियल होते हैं, ग्रुप के अंदर रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, और पानी की सतह के नीचे जो सबमर्ज्ड रॉक्स होती है उसके ऊपर प्लांट की तरह अटैच्ड रहते हैं, शैलो वाटर के अंदर ये रहते हैं। ये हमने कहा इसकी एक बेसिक नेचर के बारे में बताया, हैबिट और हैबिटाट के बारे में। अभी आप समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओबेलिया। ओबेलिया की स्ट्रक्चर को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज क्लियर करना चाहता हूं। इनकी जो बॉडी होती है उसके हम कहेंगे मॉर्फोलॉजी के बारे में कहें तो ये दो तरह के रूप में होता है, डाइमॉर्फिक होता है। एक वर्ड काम में मैंने लिया अभी, डाइमॉर्फिक। क्लियर मैं करूंगा अभी जब मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करूंगा तो ये डाइमॉर्फिक का मतलब क्या होता है। अभी वर्ड को समझिए, डाई का अर्थ होता है दो होता है, और मॉर्फ का होता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स द आउटर अपीयरेंस। ऐसे एनिमल्स जिसके ऐसे दो रूप हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट है, डाई मीन्स दो होते हैं, मॉर्फ का द मॉर्फोलॉजी आउटर अपीयरेंस होता है। इफ ए एनिमल शो द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आउटर अपीयरेंस, सच कंडीशन इज कॉल्ड एज द डाइमॉर्फिक। इनका एक जो फॉर्म होता है वो सिलिंड्रिकल होता है, इसका एक फॉर्म होता है वो सिलिंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है, इसको हम पॉलिप बोलते हैं। अभी मैं डायग्राम में समझाऊंगा। और उसके अलावा एक मॉर्फ होता है डिस्क की तरह होता है, जैसे अम्ब्रेला नहीं होता ऐसा, अम्ब्रेला की तरह होता है, उसको हम बोलते हैं मेड्यूसा कहते हैं, डिस्क लाइक मेड्यूसा। और सिलिंड्रिकल होता है, पॉलिप होता है। डायग्राम में समझेंगे, उसके साथ साथ डिटेल आपकी आती रहेगी। इनमें रेडियल सिमेट्री होती है, इनके एनिमल्स में रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। अभी और कुछ हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद में समझ पाएंगे। पहले पॉलिप की बात करते हैं। एग्जाम में साथ साथ में आपको दो चीज़ों को विशेष ध्यान रखना है। मेरे से जब डायग्राम को सीखते हैं तो ये आपके प्रैक्टिकल स्पॉटिंग में भी हेल्पफुल रहेगा और थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और जब शॉर्ट नोट आती है कि डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजिकल और द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ओबेलिया, तब भी ये काम करेगा। तो डायग्राम को कैसे ड्रॉ करना है आप उसको देखें। ये है, मैंने कहा ऐसा क्या करें, एक हल्की सी पहले एक इसमें आउटलाइन बना दें। ऐसे देखिए मैं जैसा बना रहा हूँ ऐसे हम एक आउटलाइन बना देते हैं। ऐसा ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने इसको बनाना एक आउटलाइन बना दी, ऐसे एक ब्रांच्ड आउटलाइन बना दी है। इसके आगे की तरफ जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, देखिए ऐसा कप की तरह पहले दिखाई देगा, ऐसे जैसे एक कप बना हुआ है ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने बना दिया इसको कप लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है, ये हो गया इसका कप लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर से क्या निकला रहता है, इसके अंदर से एक आप देखें मैं बना रहा हूं एक कॉनिकल शेप में एक कोन निकला रहता है, ऐसा ये है एक इसका कोन निकला हुआ है, ये वाली स्ट्रक्चर हो गई है कोन लाइक स्ट्रक्चर। यानी कि किसी प्याले के अंदर कप के अंदर ऊपर एक उल्टा छोटा कोन रख देते हैं, इस तरीके से दिखाई देता है। और यहाँ पर क्या होता है, उसमें बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं। मैं तो यहाँ पर कुछ टेंटिकल्स बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन ये टेंटिकल्स होते हैं, बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं। मैं यहाँ पे कुछ टेंटिकल बनाता हूँ। साथ साथ में आपको मैंने अभी कहा एग्जाम में डायग्राम को ड्रॉ करने का पैटर्न आपको आना चाहिए, वरना बायो में विदाउट डायग्राम है आप मार्क्स नहीं ला पाएंगे और आपको टॉपिक को समझने में भी दिक्कत आएगी।
ऐसा जो कप लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं हाइड्रेंथ, बोलते हैं हाइड्रेंथ। सब कुछ लेबलिंग के अंदर आ जाएगा। अभी देखें यहाँ पे मैंने क्या कहा, ये जो इसके आगे का जो पार्ट है ये है इसका माउथ। लेबलिंग में साथ साथ करता हूं, आप इसको देखते जाइएगा। ये क्या है, ये है इस हाइड्रेंथ का माउथ। ये पूरा पार्ट है हाइड्रेंथ, और इसमें ये क्या है, माउथ है। माउथ के नीचे का जो कोन की तरह जो पार्ट है, इस कोन जैसे पार्ट को हम बोलते हैं हाइपोस्टोम। अच्छा, जूलॉजी और बॉटनी पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि वो शब्द खुद बता देता है ये क्या चीज है। स्टोम का अर्थ होता है माउथ होता है, और हाइपो का मतलब होता है नीचे होता है। तो ये माउथ के नीचे का पार्ट है, इसलिए नाम क्या पड़ा हुआ है, हाइपोस्टोम कहते हैं इसको। और यहां पर ये क्या निकले हुए हैं, यहां पर ये निकले हुए हैं टेंटेकल्स, और इस टेंटेकल्स की हेल्प से ये अपने प्रे को यानी अपने शिकार को पकड़ने का काम करता है। द टेंटेकल्स आर हेल्पफुल इन कैप्चरिंग द फूड। फीडिंग में हेल्प करते हैं ये टेंटेकल्स है। समझ गए बात। ये मैंने कहा पूरा पार्ट क्या कहलाता है, हाइड्रेंथ है। इसके कवर को, आउटर हम कहेंगे लेयर को बोलते हैं हाइड्रोथिका। यहां पर लिख देता हूं मैं, नाम को साथ साथ देखते रहें कि कैसे आपको एग्जाम में काम करना है, और डायग्राम कैसे बनाना है, उसकी लेबलिंग कैसे करनी है, और उसके बारे में लिखना कैसा है। अब जब इतनी बात मैंने कही, ये जो हाइड्रेंथ बना हुआ है, तो आपको इसमें अलग से नोट्स में, आंसर बुक में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ इसी डायग्राम में दिखाई दे रहा है। फिर यहां पर आप देखेंगे जब ये हाइड्रेंथ आगे की ओर जा रहा है, तो यहां पर क्या होती है, बहुत सारी रिंग्स दिखाई देती है। ऐसे देखो कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे यहां पर रिंग्स दिखाई देती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। और नीचे होता है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। देखो मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, आप साथ साथ में देखते जाइएगा कि इसको मैं कैसे डबल बना रहा हूं। यहां पर भी ब्रांच बना लेते हैं, और नीचे ये एक रूट लाइक स्ट्रक्चर में बना देता हूं। डायग्राम को आपको बनाने के तरीके के बारे में जरूर सीखना है, स्पेशली जब आप मेरे से पढ़ रहे हैं। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है, इसका नाम हमने क्या रखा है, ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको हम बोलते हैं हाइड्रेंथ बोलते हैं। ये जो हाइड्रेंथ होता है ये क्या काम करता है, ये न्यूट्रिटिव नेचर का होता है। न्यूट्रिटिव, पोषण में हेल्प करता है ये हाइड्रेंथ। ये प्रे का शिकार कैसे करेगा, ये देखिए आप कैप की तरह ऊपर टेंटेकल्स है। टेंटेकल्स क्या करेंगे, प्लैंक्टन्स को कैप्चर करेंगे और माउथ के अंदर डाल देंगे। यहां से मान लेते हैं कि कोई प्रे आया, तो प्रे आया तो ये टेंटेकल्स को पकड़ेंगे, और पकड़ के कहां इसमें डाल देंगे, इसके माउथ के अंदर फीडिंग करा देंगे। तो न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, इसलिए हाइड्रेंथ को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रिटिव फेज बोलते हैं। अब ये तो मैंने फुल्ली एक्टिवेटेड मोड के अंदर आपको बताया है, लेकिन जब इनएक्टिवेटेड होता है, कॉन्ट्रैक्टेड होता है, संकुचित अवस्था में होता है, तब ये कैसे रहता है वो मैं यहां बताता हूं आपको। जब ये ऐसे एक्टिव मोड में नहीं होता है, तब ये कैसा दिखाई देता है, ये इसके जो टेंटेकल्स होते हैं इस कप में पैक रहते हैं, हाइपोस्टोम और माउथ अंदर की तरफ पैक रहते हैं, और इसके जो टेंटेकल्स होते हैं वो भी कहाँ रहते हैं, इसी कप के अंदर पैक कंडीशन में रहते हैं, ऐसे पैक्ड स्टेज के अंदर रहते हैं। जब ऐसी कंडीशन होती है, जब टेंटेकल्स और माउथ अंदर होता है, कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, तो हम इसकी लेबलिंग में ये लिख देंगे, ये क्या है, ये है कॉन्ट्रैक्टेड हाइड्रेंथ है। अब ये कैसा है उसको आप समझिएगा। एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, एक कप बना हुआ है। अब कप के पेंदे के अंदर ये बने हुए टेंटेकल, जैसे कोई शिकार आएगा तब ये बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा। ये वाले जो है ना कोन है वो अंदर है, अभी बैठा हुआ, इसके अंदर कैसे अंदर है। जब कोई प्रे आएगा तो ये क्या करेगा, आगे निकलेगा और फिर टेंटेकल्स को खोल देगा। ऐसे जैसे फ्लावर में बड होती है, बंद होती है, और जब बाद में मॉर्निंग होती है तो फ्लावर के बड खुलते हैं, तो पेटल्स और सब खुल जाते हैं। इसी तरीके से ये कॉन्ट्रैक्टेड है, हाइड्रेंथ है, बड लाइक पैक है, और बाद में क्या हुआ, इसके टेंटेकल्स है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। समझ गए बात। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं, इसमें एक और मॉर्फ है, जॉइड्स है, या गोनेंजिया बोलते हैं। यहां पर देखिए कैसे बना रहे हैं, एक कैप्सूल जैसी मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ऐसा एक कैप्सूल बना हुआ है। ये आ गया कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं गोनेंजियम बोलते हैं, गोनेंजियम। और इस गोनेंजियम के अंदर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे जैसे मैं भी ड्रॉ कर रहा हूं, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। और इस ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर एक्चुअल में ये क्या है, ये रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है। अभी मैं आपको लेबलिंग करता हूँ, आप समझ जाएंगे सारी बातों को
यहाँ पे सारी बातें आप समझ जाएंगे, सब कुछ इस लेबलिंग में ही आ जाएगा। अलग से आपको आंसर को रॉट लर्निंग करने की जरूरत नहीं है, समझ में भी आएगा और रॉट लर्निंग की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें पहले लेबलिंग करते हैं। ये वाला जो पोर बना हुआ है इसे हम बोलते हैं गोनोपोर। इसको हम क्या बोलते हैं? गोनोपोर। पोर का मतलब होता है छिद्र होता है, पोर का मतलब होता है छिद्र होता है। और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? गोनेंजियम है, गोनेंजियम। तो गोनेंजियम का पोर तो नाम हो गया गोनोपोर हो गया। इसके अंदर का येलो स्टॉक है, इसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ये वाला जो येलो कलर से मैंने बनाया है इसको बोलते हैं वो ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और ये ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर ये जो बड की तरह स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये बड है, ये इस पर क्या कलिकाएं हैं, बर्ड्स है। ये बर्ड्स है वो क्या करती है? रिप्रोडक्शन करती है बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग, ए टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दीज बर्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू द मेडुसा। डिटेल में बाद में बताएंगे। ये जो बर्ड होती है ये क्या करती है? ये बर्ड्स करती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। यहां पर मैं लिख देता हूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और किससे हुआ है? बर्ड से हुआ है। इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? इस प्रोसेस का नाम होगा बडिंग, ठीक है ना। और इससे जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे? मेडुसा कहते हैं, मेडुसा। मैंने आपको पहले ही बताया था ये एनिमल डाइमॉर्फिक होते हैं, इनके शरीर के दो फॉर्म होते हैं। एक सिलिंड्रिकल होता है, यानी कि हम कहते हैं लंबा पार्ट है, स्टिक लाइक होता है, तो उसको हम पॉलिप बोलते हैं। दूसरा डिस्क की तरह होता है, उसको हम बोलते हैं मेडुसा। तो ये जो पॉलिप है इसके इस ब्लास्टोसिस्ट के जो बर्ड्स होते हैं उससे बाय द प्रोसेस जो बडिंग होता है मेडुसा का फॉर्मेशन होता है। मेडुसा कैसी दिखती है वो हम नेक्स्ट डायग्राम के अंदर समझेंगे, अभी यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में हमारे पास में कितने फॉर्म्स आए हैं? 2 फॉर्म्स आए। पहला आया हाइड्रेंथ आया है और दूसरा ये वाला पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? गोनेंजियम बोलते हैं। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? गोनेंजियम। तो यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं एक बार के लिए, गोनेंजियम। ये है पार्ट गोनेंजियम। कहाँ से लेके कहाँ तक का है आप इसको देखें, मैं यहाँ पर पूरा प्रॉपरली मार्क कर देता हूँ आपको। ये वाला जो पार्ट है ना इसकी बात चल रही है, ये है गोनेंजियम के बारे में मैंने डिटेल बताई है। गोनेंजियम, गोनेंजियम क्या काम करता है? मैंने कहा हाइड्रेंथ क्या होता है? हाइड्रेंथ तो न्यूट्रिटिव फेज होती है और जो गोनेंजियम है वो कैसी है? रिप्रोडक्टिव फेज है। ये है रिप्रोडक्टिव फॉर्म है ना, ये है रिप्रोडक्टिव स्टेज कह दो, फॉर्म कह दो। ये है गोनेंजियम के बारे में। अब ये जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है, इस स्टिक लाइक स्ट्रक्चर में भी 2 लेयर्स होती है, एक आउटर होती है और एक इनर लेयर होती है, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखो जैसे ये रिंग्स बनाई है ना, यहाँ पर भी क्या होगी? बहुत सारी रिंग्स होगी इन सभी स्ट्रक्चर के पास में। ये वाली जैसे स्ट्रक्चर है इन पर भी क्या होगी? रिंग्स होगी। यहाँ पर भी क्या होता है? ये बहुत सारी है रिंग्स होती है, अभी देखेंगे इसके बारे में। मैंने कहा ये कैसे होती है? डबल लेयर्ड होती है। इसके अंदर की और एक और लेयर होती है। देखिए मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पर आप समझें। ये पूरा जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है इसकी बॉडी की लेयर कितनी है? 2 लेयर्स होती है। एग्जाम में भी आप पेंसिल कलर को काम में ले सकते हो। इसको बनाने के लिए एग्जाम्स में आप पेंसिल कलर काम में लें, एग्जाम में परमिटेड होते हैं और उससे डायग्राम की लेबलिंग है वो प्रॉपरली हो पाती है। इसकी जो आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पेरिसार्क बोलते हैं। ये जो आउटर लेयर होती है जो मैंने व्हाइट कलर की बनाई है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पेरिसार्क बोलते हैं, पेरिसार्क लेयर। और नीचे की तरफ जो ब्लू कलर की मैंने सेकंड लेयर बनाई है उसका नाम है सीनोसार्क बोलते हैं। इसको बोलते हैं सीनोसार्क बोलते हैं, यानी कि ये डिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है ना। 2 लेयर है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। ये जो पेरिसार्क होती है इसकी क्या विशेषता है इसको आप थोड़ा समझें। ये होती है आउटर होती है, साथ में मैं ये कहूँगा आपको ये कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है। और साथ में ही हम एक और वर्ड डाल देते हैं, ये काइटिनस नेचर की होती है। ये बाहर की पेरिसार्क है। कैसी होती है पेरिसार्क? ये आउटर है, बाहर की तरफ है, नॉन लिविंग है और कैसी होती है? काइटिनस होती है। जैसे मैं बात करता हूं इसके अंदर की सेकंड लेयर के बारे में जिसको हम सीनोसार्क बोलते हैं। ये सीनोसार्क क्या है? ये वाली लिविंग होती है, ये लिविंग पार्ट है। और इसके अंदर क्या होती है? कैविटी होती है जिसको हम क्या बोल सकते हैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रो
वेस्क्यूलर कैविटी बोलते हैं। ये हो गया बाहर की, और पेरिसार्क हो गया, और ये हो गया सिनोसार्क हो गया। यहां पर मैंने जो ये रिंग्स बताई है, ये रिंग्स है, इसका नाम क्या है? एन्युलर रिंग बोल सकते हैं इसको हम क्या बोल सकते हैं? एन्युलर रिंग बोल सकते हैं। वैसे एन्युलस का मतलब भी क्या होता है? रिंग्स ही होता है। और ये क्या करती है? इस स्टिक को फ्लेक्सिबिलिटी देती है, जिससे ये वाटर करंट के साथ में ये जो जॉइंट्स होते हैं इनमें मूवमेंट है वो इजीली हो पाता है। अब इसमें आप देखें यहां पे ये नीचे का जो पार्ट है उसे बोलते हैं हाइड्रोराइजा। हाइड्रो क्योंकि पानी में रहता है इसलिए हाइड्रो बोलते हैं। राइजा राइजोम राइजोइड से बना है, जिसका मतलब होता है जड़ यानी मूल होता है। तो ये रूट है नहीं, रूट के समान फंक्शन करती है, इसलिए इसका नाम रखा गया राइजा। पानी में रह रही है इसलिए हाइड्रोराइजा। और ये हाइड्रोराइजा हो गया। और इसके ऊपर की तरफ ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है इसे कहते हैं हाइड्रोकॉलस। यहां पर हम इसका नाम लिख देते हैं। ये कैसा होता है? हाइड्रोकॉलस होता है। और हाइड्रोकॉलस कैसा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा क्या मल्टीपल ब्रांच्ड होता है, बहुत सारी ब्रांचेस बनी होती है। तो यहां पर ये हमने बात किया कि जो ओबिलिया है, ओबिलिया की जो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, जब पॉलीफॉर्म की बात करते हैं वो कैसा दिखाई देता है। तो एग्जाम के अंदर ये जो डिटेल दे रखी है, अगर इसको आप प्रॉपरली वेल लेबल्ड और ड्रॉ कर देंगे तो दो फायदे मिलेंगे। एक तो एग्जामिनर को जब आंसर बुक को जो चेक करते हैं तो ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ तो इसी डायग्राम में आ चुकी है, तो इससे आप वो समझ जाएंगे और आपको मार्क्स इजीली मिल जाएंगे, पहला कारण। दूसरा, जब आप एग्जामिनेशन से पहले जब रिवाइज करते हैं तो आपके नोट्स है उसका साइज बहुत थोड़ा रहेगा, तो आप पूरा सिलेबस है बार बार रिवाइज कर पाएंगे। तीसरी बात, हमारे एक ब्रेन की आदत होती है कि जो विजुअलाइज जो चीज़ें होती है वो हमारी मेमोरी में लंबे समय तक रहती है, हम चीज़ों को ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए नोट्स में हमेशा एक ध्यान रखें, इसी तरीके से आप डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन को करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आप सारी चीज़ें बता देंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, देन हैबिट और हैबिटाट के बारे में, और फिर आ गया आउटर अपीयरेंस के बारे में भी आ चुका है। अभी हम समझेंगे इसका जो सेकंड पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? मेड्यूसा। फिर कंपेयर करेंगे पॉलिप और मेड्यूसा में क्या डिफरेंस होता है।